प्रिय बच्चों, बीते दिनों हमने सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चाएं की, क्योंकि हम आपका सोशल इश्यूज़ का जो पेपर है सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर, उसके विभिन्न जो आपकी यूनिट हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि समकालीन सामाजिक समस्याएं क्या हैं, और हमने अगर उसका एक वाक्य जो हमें हमेशा याद रखना है कि संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर सामाजिक समस्याएं ना हो। यद्यपि उसका रूप, उसका प्रारूप अलग अलग हो सकता है, उसका दर अलग अलग हो सकता है कि कहीं बहुत अधिक सामाजिक समस्याएं, कहीं कम सामाजिक समस्याएं। तत्पश्चात हमने जब सामाजिक समस्याओं को जानना है तो पहले हमने जब सामाजिक समस्या की अवधारणा को जाना, फिर उसके बाद हमने निर्धनता की समस्या को जाना। हमने ये जाना कि भारत में, क्योंकि हम भारत की बात विशेष तौर पर कर रहे हैं, तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, वो क्यों गरीब हैं, उससे संबंधित हमने विभिन्न सिद्धांतों को जाना। और तत्पश्चात हमने क्या जाना था, आपको भली बात याद होगा कि हमने ये जानने की चेष्टा की थी कि विभिन्न सरकारी योजनाएं ऐसी कौन कौन सी हैं जिनसे निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी समाज के समुन्नत विकास के लिए ये निहायत ही आवश्यक हो जाता है कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक निर्धनता रेखा से ऊपर हो। ठीक है, अब उसके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही अनेकानेक प्रयास किए जाते रहे हैं। हमने निर्धनता की समस्या को जाना। उसके बाद हमने आपका एक और टॉपिक लिया था, वो था क्राइम एंड जुवेनाइल क्राइम, दैट मीन्स अपराध और बाल अपराध, जिसके बारे में विस्तार से हम निरंतर चर्चा करते आए। अब ये तीसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे। देखिए, मैं वो सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंटली उनको पिक कर रही हूँ, उनको उठा रही हूँ जो मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं पिछले 22 वर्षों से शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और विभिन्न प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं के जो मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, तो वो समस्याएं जिनमें बहुत अधिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, हमारा ध्येय सिर्फ आपकी विश्वविद्यालय जो परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, सिर्फ उनको पास करना नहीं है। हमारा ध्येय क्या है कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना, हमें आत्मनिर्भर होना है, और विभिन्न परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको हमें पास करना है। उन परीक्षाओं में हमें उत्तीर्ण होना है, और उनमें उत्तीर्ण होने के लिए हमें स्वाभाविक तौर पर उनके एग्ज़ाम्स को देना होगा। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, निर्धनता का और अपराध का, बाल अपराध का, ये प्रमुखता पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तीसरा जो बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है और ये माना जाता है कि देश के प्रत्येक युवा को इसके बारे में तो कम से कम पता होगा ही होगा, वो कौन सा टॉपिक है? एड्स का। ठीक है, AIDS। क्या है एड्स? देखिए बच्चा, आप लोगों को क्या लगता है कि एड्स, ये तो हमें पता है ना, लेकिन मैंने जो बात की कि आपका ये द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, अमूमन इसमें आप लोगों के नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट किस बात होते हैं? सामाजिक समस्या। अरे हम तो जानते हैं सामाजिक समस्या क्या होता है, और वहीं पर हम उसको तथ्यात्मक अध्ययन करने से हम स्वयं को दूर कर लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। ये तो आप सर्वविदित सत्य है। ये तो छोटा सा बच्चा, जो स्कूल गोइंग बच्चा, और जो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसने एड्स का नाम सुना है, और नहीं भी सुना हो तो पहले तो, अभी तो फिर भी कम है, लेकिन अदरवाइज़ दीवारों तक ये बात लिखी रहती थी कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, और इससे बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, इससे बचने का एक उपाय है कि जो बचाव बिंदु सरकार द्वारा दिए गए हैं उन पर अमल किया जाए। तो ये सर्वविदित बात है कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है। ये व्यक्ति की जान को लेती है, ख़त्म कर देती है व्यक्ति को, धीरे धीरे करके ये व्यक्ति को ख़त्म करती है। लेकिन इसके अलावा हमें क्या जानना है कि एड्स मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु, ये हिंदी शब्द है, बहुत कठिन प्रतीत होगा, मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु HIV संक्रमण के बाद होता है। तो एड्स का जो पहला चरण है वो क्या है? HIV संक्रमण होना। याद रहेगा आपको कि एड्स त्वरित एक गति से हो जाता है, नहीं, एड्स होता ही जब HIV संक्रमण होता है। और HIV संक्रमण अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा वायरस है जो मानव के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को वीक कर देता है। देखिए, बीमारी के लिए एक शील्ड होती है,
कि आप एक व्यक्ति तुरंत देखिए, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जब भी मौसम परिवर्तित होता है, जिसे हम मौसमी बीमारी कहते हैं, वो बीमारियां उसे नहीं होंगी। पर जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक है, उसे तुरंत ही वो बीमारी अटैक करती है उसके ऊपर। तो HIV संक्रमण के साथ भी यही है कि HIV संक्रमण होने के बाद, देखिए HIV संक्रमण के तो रीजन्स अलग अलग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में फैल रहा है HIV संक्रमण, ना, कदापि नहीं, लेकिन वो उन पे बहुत शीघ्रता से एड्स की जो बीमारी होती है वो ये स्पष्ट करती है कि ये तब तक नहीं होगी जब तक HIV संक्रमण नहीं होगा। और HIV संक्रमण का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य क्या है कि मनुष्य की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको घटा देती है। तो एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसका मेन उपचार जो है वो है बचाव। तो HIV संक्रमित व्यक्तियों में एड्स की पहचान संभावित लक्षणों के दिखने के पश्चात होती है। अब हम आगे जानेंगे कि वो संभावित लक्षण क्या हैं। तो रोग रोकथाम एवं निवारण केंद्र द्वारा एड्स के संभावित लक्षण भी बताए गए। HIV संक्रमित व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है में एड्स के लक्षणों की जांच विशेष रक्त जांच के आधार पर की जाती है। वो विशेष रक्त जांच क्या है? CD4+ कोशिका गणना, याद रखेंगे। अब HIV संक्रमण का अर्थ ये कदापि नहीं है कि ये व्यक्ति में एड्स से भी, ऐसा व्यक्ति एड्स से भी पीड़ित हो। एड्स के लक्षण दिखने में कम से कम 8 से 10 साल का समय लग जाता है और एड्स की पुष्टि चिकित्सकों द्वारा जांच के पश्चात ही की जाती है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण हो गया, अब वो मान के चल रहा है कि उसे एड्स हो गया, ठीक है। तो एड्स की पुष्टि के लिए पहले आपको जो एड्स का जो टेस्ट है वो करवाना होता है और चिकित्सकों की पुष्टि के बाद ही आप इस बात को मान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो HIV संक्रमण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इस हद तक कम कर देता है कि इसके बाद शरीर अन्य संक्रमणों से लड़ पाने में अक्षम हो जाता है। छोटी सी छोटी बीमारी उसके लिए, एक जो सामान्य बुखार है वो भी उसके लिए, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई। बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि जो व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होती है उसे बड़ी से बड़ी बीमारी भी उतना आघात नहीं पहुंचाती जितना कि आघात उस व्यक्ति को पहुंचता है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और HIV का सबसे घातक कार्य क्या है? व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना। इसलिए शरीर अन्य संक्रमणों से लड़ पाने में अक्षम हो जाता है। इस प्रकार के संक्रमण को अवसरवादी संक्रमण कहते हैं। अब आप एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण आपको देती बीमारी से अलग हटकर। ये वो स्थिति है कि मान लीजिए कि एक दीवार है, उस दीवार में दीमक, या एक दरवाज़ा है, दरवाजे पर दीमक ने क्या किया, उसको धीरे धीरे सारा दीमक खा गया। अब वो बाहर से दरवाज़ा दिख रहा है, अंदर से दरवाज़ा दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो उसका अंदरूनी तत्व है वो पूरा पोला हो चुका है, जर्जर हो चुका है। तो जैसे अगर कोई इसमें लात मारेगा, पाँव मारेगा या पुश करेगा, वो दरवाज़ा एकदम से टूट जाएगा। लेकिन जो दरवाज़ा पूर्णतः सॉलिड है उसको आप तोड़ नहीं सकते। तो उसी तरह से मनुष्य का शरीर जिसमें इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है उसे बीमारियां तोड़ नहीं पाती, उस पर अटैक नहीं कर पाती, अन्य संक्रमण अटैक नहीं कर पाते। परंतु जिसको HIV संक्रमण हो चुका है, कैसे होता है ये मैं आगे बताऊँगी आपको। तो अगर HIV संक्रमण हो गया तो वो उस दीमक की भांति है जो शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर देगा। इसलिए इसे अवसरवादी संक्रमण कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर जो अवसर पाकर कमज़ोर हो रहे प्रतिरक्षक प्रणाली पर हावी हो जाते हैं और जो बाद में एक बीमारी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। एड्स प्रभावित लोगों में हुई कई संक्रमण जो गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, को शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नियंत्रित करती है। एड्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इतना अधिक दुष्प्रभावित कर देता है कि इस गंभीर बीमारी की रोकथाम या इसका उपचार आवश्यक हो जाता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। पहला, HIV, इसका इंग्लिश में वर्जन क्या है, या ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है।
तो ये जो HIV वायरस है ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। दूसरा बिंदु जो आपको याद रखना है, HIV कई तरीकों से फैल सकता है। तीसरा बिंदु आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में लगभग 3.53 करोड़ लोग HIV से प्रभावित हैं। कितने लोग प्रभावित हैं? 3.53 करोड़ लोग HIV से प्रभावित हैं। फिर चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, HIV दुनिया की प्रमुख संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी है। याद रहेगा आपको। मेनली आपको क्या चीज़ याद करनी है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर ART शरीर में HIV वायरस को रोकने फैलता है उससे रोकने का उसके द्वारा प्रयास किया जाता है ना। फिर वर्ष 2012 के अंत तक निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लगभग 1 करोड़ लोग HIV पॉजिटिव इस थेरेपी को इस्तेमाल किया है ना। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कौन सी है ये? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। विश्व में लगभग 33.4 लाख बच्चे HIV से प्रभावित हैं। माँ से बच्चे में HIV के संक्रमण को रोकना संभव है और HIV प्रभावित लोगों में सामान्य लोगों की अपेक्षा क्षय रोग होने का, TB होने की संभावना अधिक रहती है। ये लक्षण याद रहेंगे आपको। अब क्या है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स? ये भी याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है ये? एड्स या एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो HIV से होती है। ये याद रहेगा ना, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि HIV के कारण ही एड्स होता है, क्योंकि HIV क्या करता है? मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस HIV जो मैंने पहले आपको बताया इससे होता है, जो रोगों से लड़ने की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जब शरीर की प्रतिरोधी प्रणाली कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता और उसे सामान्य एवं असामान्य दोनों प्रकार के रोग होने लगते हैं, जिससे बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवी पैदा होते हैं। एड्स के संकेत उस समय मौजूद प्रमुख संक्रमण के प्रकार पर निर्भर करते हैं और इसलिए अलग अलग हो सकते हैं। HIV क्या है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन मैंने ये अलग अलग आपके नोट्स के लिए भी तैयार किया और बहुत डिटेल में आपके लिए ये सब चीज़ें इसलिए उपलब्ध करा रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि आप में चीज़ों को, तथ्यों को टालने की प्रवृत्ति है और टॉपिक वाइज मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, समझिए और याद कर लीजिएगा। तो इम्यून डेफिशिएंसी वायरस HIV एड्स पैदा करने वाला वायरस है, ये मैं पूर्व में समझा चुकी हूँ, जो एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका में प्रवेश करके, किसमें? वाइट सेल्स में। देखिए मैंने 10वीं तक साइंस पढ़ी है, बायो पढ़ी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो हर किसी को होनी चाहिए। तो हमारे भीतर 2 तरह की सेल्स होती हैं, वाइट सेल्स एंड रेड सेल्स। तो जो ये HIV वायरस है वो रक्त कोशिका, कौन सी? श्वेत रक्त कोशिका में प्रवेश करके अपना असर दिखाता है। कोशिका के भीतर ये कोशिका के अंगों पर पलता है और उसी की सामग्री को प्रजनन के लिए इस्तेमाल करता है। इससे कोशिका नष्ट हो जाती है और ये प्रक्रियाएं तब तक चलती हैं जब तक कि शरीर का संक्रमण से बचाने का सामान्य कार्य हेतु पर्याप्त कोशिकाएं नहीं रह जाती। HIV कैसे फैलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हर बच्चा जो इस वीडियो को सुन रहा है वो इसे ध्यान से समझे। पहला, कैसे फैलता है? HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के अंदर काफ़ी मात्रा में रक्त के द्वारा, सीमेन, वीर्य
आप सभी देखिए बेटा मैच्योर बच्चे हैं, परिपक्व बच्चे हैं, आप द्वितीय वर्ष में आ चुके हैं, तो ये इन चीज़ों को आप हास्यास्पद तरीके से ना लेके बहुत सिंसियरिटी से समझें, क्योंकि ये कदापि भी हास्य का विषय नहीं है, ना ही शर्मिंदगी का विषय है ना। तो HIV कैसे पहुंचता है? रक्त से, वीर्य से और योनि स्राव में पाया जाता है। हालांकि पसीना, लार, मूत्र और माँ के दूध में भी इसके होने के प्रमाण मिलते हैं। अब ये कैसे पहुंचता है? असुरक्षित संभोग से। जब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष जो HIV पीड़ित है, एक सामान्य जो महिला HIV पीड़ित नहीं है, एड्स पीड़ित नहीं है, उस महिला के साथ संबंध स्थापित करता है बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सुरक्षा साधन के, तो वह महिला HIV पीड़ित हो जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई महिला HIV पीड़ित है और कोई सामान्य पुरुष जो HIV संक्रमित नहीं है उससे संबंध स्थापित करता है बिना किसी सुरक्षा साधन के, तो वो पुरुष HIV संक्रमित हो जाएगा। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इन्फेक्टेड जो सीरीज है, जो सुइयाँ हैं, पहले तो बेटा कई बार क्या होता है, ये शुरुआत में जो अविकसित देश थे वहाँ पर ये एड्स फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण बना था कि जो इन्फेक्टेड सीरीज़ है उससे शरीर में चुभाने घुसाने से ये HIV जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर उसके बाद संक्रमित खून चढ़ाना या रक्त उत्पादकों, ऊतकों या अंगों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करना। और चौथा, गर्भाशय या जन्म के समय माँ द्वारा बच्चे को संचरण। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि माँ गर्भवती है और उस गर्भाकाल में अगर माँ को किन्हीं कारण से एड्स हो जाता है तो बच्चे को भी एड्स होने की संभावना रहती है। अब माँ के दूध द्वारा जो माँ अपना स्तनपान कराती है उससे बच्चे को जो संक्रमण होना है, इन्फेक्टेड होना, उसकी संभावना वैसे तो बहुत ही कम होती है। अतः ये सलाह दी जाती है कि HIV से, परंतु फिर भी ये सलाह दी जाती है कि HIV से ग्रसित माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में बोतल से दूध पिलाना बच्चे को दस्त आदि जैसे संक्रमणों का काफ़ी खतरा रहता है और माँ का दूध बच्चे को अनेक संक्रमणों से बचाता है और उसकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति HIV का शिकार बन सकता है, परंतु कई ऐसे अन्य उच्च जोखिम वाले समूह हैं जिनमें HIV एड्स के रोगी अधिक पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि उच्च जोखिम उठाने वाला उनका व्यवहार है। अब ये उच्च जोखिम समूह क्या हैं? यौन कर्मी और उनके ग्राहक, और दूसरा समलैंगिक व्यक्ति, और दूसरा विभिन्न जो नसों में नशीली दवा लेते हैं, रक्त चढ़वाने वाले रोग और यौन रूप से संचारित संक्रमणों से ग्रसित लोग इसमें शामिल हैं। अब यौन संचारित क्या है? STIEG ये क्या है? HIV, एड्स, सिफिलिस और सुजाग जैसे यौन संचारित संक्रमण हैं। इनमें STIJ और HIV एड्स के रोग विज्ञान संबंधी संकेत हैं। जैसा कि सामान्य जोखिम उठाने वाला व्यवहार समान है, पर STIJ साथ ही HIV के संचरण को प्रेरित करते हैं। STIJ और HIV के भी संबंध का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति को STI हो तो उसके लिए HIV ग्रसित होने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। ये बात घाव का अल्सर वाली STI के बारे में नहीं है, बल्कि बिना अल्सर वाली STI के बारे में है। बिना घाव वाले STI में सूजन, मेम्ब्रेन या झिल्ली की छिद्रता को बढ़ावा देती है। इस तरह से HIV के लिए शरीर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। HIV कब नहीं फैलता ये भी जान लीजिए। HIV केवल कुछ ही तरीक़ों से फैलता है, तरीके मैंने आपको बताए थे। अब इसलिए रोकथाम आसानी से की जा सकती है क्योंकि हमें पता है इन तरीक़ों से हो सकता है। यौन संबंधों के द्वारा संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से HIV ग्रसित व्यक्ति का
रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ाने से या बॉडी का कोई पार्ट ट्रांसप्लांट करने से, ये जो मुख्य कारण है ना। तो लेकिन ये भी हमें जानना है कि HIV किन परिस्थितियों में नहीं फैलता। छूने से, स्पर्श करने से, एक ही बर्तन में खाना खाने से, एक ही शौचालय का प्रयोग करने से, या एक ही बिस्तर का उपयोग करने से, या साथ तैरने से, या रक्तदान करने से नहीं फैलता। ठीक है, अब HIV व्यक्ति रक्तदान नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन HIV व्यक्ति के साथ आप अगर तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, उसके बिस्तर का उपयोग कर रहे हैं, एक ही बर्तन में खा रहे हैं, है ना, या मच्छर, उसको किसी मच्छर ने काटा और उसी मच्छर ने आपको काट लिया, कीड़े मकोड़े ने काट लिया, या आपने HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाया, या उसके गले लगे, या उससे लिपटे, उसे सहलाया, तो इन सारी चीज़ों से HIV कभी भी नहीं फैलता। अब शरीर में HIV के कार्य करने की विधि क्या है, इस बात को जानना भी ज़रूरी है। HIV शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को तब तक कमज़ोर बनाता है जब तक कि वह रोगों से लड़ने के काबिल नहीं रह जाती। इतना वीक कर देता है शरीर को कि व्यक्ति का शरीर दूसरे रोगों से लड़ नहीं पाता, है ना। तो शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों से हमारी सुरक्षा करती है, बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। पहले इस युद्ध में रोग प्रणाली का एक सिपाही का उपयोग करती है, जिसे श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। ये पहला आपका शील्ड है, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, हर व्यक्ति के रक्त में करोड़ों श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं बाहर से आक्रमण करने वाले को भीतर आने से रोकती हैं। बहुत अच्छे तरीके से बेटा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये जिस जैसे मैंने आपके दरवाजे का उदाहरण दिया, ये बात समझिए, जो वाइट सेल्स हैं आपकी बॉडी में, वो एक सिपाही का काम करते हैं कि बाहर से आपके शरीर में कोई आक्रमण कर रहा है। आक्रमण कौन कर रहा है? बीमारी आक्रमण कर रही है, तो उनको वो रोकती हैं। लेकिन जब HIV उन्हीं वाइट सेल्स पर आक्रमण कर लेता है, उनके भीतर प्रवेश कर जाता है, तो ये वाइट सेल्स वीक हो जाती हैं और उनमें आपका बाहर का जो शत्रु है, बाहर की बीमारियां हैं, उसको रोकने की क्षमता कम हो जाती है। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि HIV इन कोशिकाओं के भीतर घुसकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, प्रणाली है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। भीतर घुसने के बाद HIV कोशिकाओं को अपने को बहुगुणित करने में, एक फैक्ट्री के रूप में तब्दील करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुगुणित करना मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से इतनी स्पीडली वो बढ़ती हैं। और इस दौरान रोग प्रतिरक्षा प्रणाली HIV और दूसरे संक्रमणों से लड़ती रहती है और कुछ वर्षों बाद एक कमज़ोर पड़ जाती है और HIV सरेंडर कर देती है, हार मान देती है और श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या घटने लगती है। निमोनिया, मेनिनजाइटिस, कैंसर, TB जैसे रोग इस अवसर का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, एड्स अपने आप में कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको, बात समझिए, मनुष्य के शरीर में जब HIV संक्रमण हो जाता है तो उसकी वाइट ब्लड सेल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की ख़त्म हो जाती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है तो ऐसे समय में उसे कैंसर, TB, मेनिनजाइटिस, इस तरह के रोग होने की, निमोनिया, ऐसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति की मृत्यु इन रोगों से होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें अवसरवादी संक्रमण या कैंसर कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, HIV के क्या लक्षण हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, याद रखिए। हर व्यक्ति का जो शरीर है वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो HIV संक्रमण एक ऐसी अवस्था है जो रोग प्रतिरक्षक प्रणाली बहुत जिसमें कमज़ोर हो जाती है और एड्स के रोगियों को बार बार गंभीर बीमारियां होती हैं। और HIV के रोगी को कई अलग अलग प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। चूँकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की जीवन शैली भिन्न है, इसलिए एड्स के विकास को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, आरंभिक संक्रमण, फर्स्ट स्टेज है ना इन्फेक्टेड होने की। संक्रमण के कुछ समय के बाद ही अधिकतर लोगों को कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे फ्लू हो गया। ठीक है, और
यह फ्लू से बड़ी बीमारी के समय भी संक्रमित व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। ये स्थिति कब है? जब व्यक्ति HIV संक्रमित हो चुका है। क्यों होगा? उसके मैंने आपको 4 रीज़न बता दिए, ठीक है। लेकिन जब वो HIV संक्रमित हो गया तो मान लीजिए उसे शुरुआती स्टेज में फ्लू हुआ या बुखार हुआ, तो वो व्यक्ति अपने आप को कुछ समय के बाद स्वस्थ महसूस करता है। संक्रमण के 3-6 महीने के बाद HIV, जहाँ से पता चलता है कि व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, इसके बाद अधिकतर लोगों में लंबे समय तक HIV के लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं। पर जहाँ एक ओर ये लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे होते हैं, दूसरी ओर उनके शरीर में HIV में वृद्धि होती रहती है और वे जो पूर्व में आपको बताया किसी भी पद्धति से दूसरे को संक्रमित कर देते हैं। क्या बताया था मैंने कि यौन संक्रमित व्यक्ति से संबंध स्थापित करना और संक्रमित सुई को इस्तेमाल करना, संक्रमित ब्लड को चढ़ाना किसी स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है। तो आरंभिक संक्रमण की स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को अगर बुखार हुआ भी है तो वो ठीक होने लगता है, उसको लगता है वो ठीक हो गया, वो स्वस्थ महसूस कर रहा होता है, परंतु भीतर ही भीतर उसे अगर HIV संक्रमण हो चुका है तो उसका शरीर अंदर ही अंदर कमज़ोर होता चला जाता है, ठीक है। अब इसके पश्चात हम कल की कक्षा में ये पढ़ेंगे कि आरंभिक संक्रमण के पश्चात कौन कौन से संक्रमण की स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं जो बच्चों को जो HIV संक्रमित व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। प्रिय बच्चों, आपको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, आप इस देश की भावी युवा पीढ़ी हैं और आपको समाज में समस्या एड्स से ज़्यादा उसके द्वारा बढ़ती जाने वाली है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके कारण जो सामाजिक भेदभाव समाज में पनपता है, वैसे तो सरकारी स्तर पे हर हालत में प्रयास किया जाता है कि जो HIV व्यक्ति है, जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उसकी इस वस्तु स्थिति का किसी को भी भान ना हो, उसका वो ट्रीटमेंट चले और उसकी वस्तु स्थिति का किसी को पता नहीं चले, क्योंकि समाज में इतने मिथक हैं, इतनी मिथ हैं, जिसे हिंदी में मिथक कहते हैं, पूर्वाग्रहों से लोग ग्रसित हैं कि वो इसके संबंध में ये धारणा पैदा करते हैं, सिर्फ पैदा ही नहीं करते, उसे इतनी तीव्र गति से फैलाते हैं कि HIV संक्रमित व्यक्ति अवसाद ग्रसित हो जाता है। आपको अनेक अगर आप समाचार पढ़ते हैं, जिसका निवेदन मैं आपको प्रथम वर्ष से करते आई हूँ कि एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी तभी समाजशास्त्र का वास्तविक अध्ययन, समाज का वास्तविक तौर पर अध्ययन कर पाएगा जब वो समाज न्यूज़पेपर्स को पढ़ेगा, समाचार पत्रों को पढ़ेगा। तो आप ऐसे अनेक उदाहरण देखेंगे कि यहाँ तक कई स्कूल्स में, गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्कूल तो बुद्धिजीविता के केंद्र माने जाते हैं, वहाँ तक अगर जब स्कूल को पता चलता है कि अमुक विद्यार्थी जिसका कहीं कोई दोष नहीं है, गलती से उसे संक्रमित खून चढ़ चुका है और वह HIV ग्रसित हो गया, ऐसे बहुत से वाक्य देखने में आए कि उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। गाँव में तो स्थिति बहुत ही खराब है कि अगर भूलवश ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति HIV ग्रसित है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, तो व्यक्ति उस बीमारी से कम वो उस मानसिक अवसाद से मृत्यु के कगार पे, मृत्यु के दरवाजे पर बहुत तीव्रता से पहुंच जाता है। इसलिए ये आपका मौलिक दायित्व है कि आप समाज में एक जागृति पैदा करें। और जो बात मैंने आपको बताई कि HIV शरीर में कब नहीं फैलता, तो याद रखिएगा, स्पर्श करने से, चुंबन देने से, ठीक है, फिर एक साथ एक थाली में खाना खाने से, एक ही शौचालय का प्रयोग करने से, एक ही बर्तन में खाने बने हुए को इस्तेमाल करने से, एक ही जो पेय पदार्थ बना हुआ है या संक्रमित व्यक्ति की देखरेख करने से, या उनके कपड़ों या बिस्तर का उपयोग करने से, या उनके साथ स्विमिंग करने से, तैरने से कभी भी HIV नहीं फैलता। तो बच्चों, आपको ये बात इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि ये वो कारण है जो मैंने आपको बताया, इनसे कभी भी HIV नहीं फैलता। HIV किससे फैलता है मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, आपके सामने उस स्लाइड को वापस से मैं लेकर आ रही हूँ, असुरक्षित संभोग से। ये याद रखिएगा, असुरक्षित संभोग सबसे प्रमुख कारण है जिससे बहुत तीव्रता से फैलता है, और यही कारण है
कि जब मैं आपको बताऊंगी आने वाले समय में, आने वाली कक्षाओं में, कि किस प्रकार से जन जागृति जो महिलाएं यौनाचार व्यवसाय में लिप्त हैं या यौन व्यवसाय में लिप्त हैं, उनको ये HIV से बचाव के भारत में बहुतायता प्रयास किए गए और इसका एक कारण रहा है कि HIV संक्रमण फैलने की गति को बहुत धीमे करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। तो असुरक्षित संभोग तो है ही, उसके अलावा विसंक्रमित ना की गई सुइयाँ, तो अगर डिसइंफेक्टेड नहीं की गई हैं सुइयाँ तो और इन्फेक्टेड हैं, तो ऐसी सुइयों से, सिरिंज से अगर किसी दूसरे मनुष्य के शरीर में उसे घुसा दिया जाए, चुबा दिया जाए, तो व्यक्ति को HIV फैल सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि पूर्णतः HIV से मुक्त था। और संक्रमित खून चढ़ाने से या ऊतकों या अंगों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करने से या गर्भाशय के जन्म के समय माँ द्वारा बच्चे को ये संचरण हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। आने वाली कक्षा में हम HIV की जो 2nd, 3rd और 4th स्टेज है एक एडल्ट में, उसे जानेंगे और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हम HIV के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, इस आशा के साथ कि प्लीज़ एक विद्यार्थी भी, जो बच्चे इस वीडियो को सुनता है, वो दूसरे विद्यार्थियों को मैसेज करे। ये देखिए, मैं अपने दायित्व को पूरा कर रही हूँ, आपसे आशा करती हूँ कि